नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम किसी भी बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, और उसको सीखने से पहले हम किसी भी बहुपद का किसी वैल्यू के लिए मान कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो यहाँ पर जो पहला बहुपद है उसका नाम है p, और इस बहुपद का वेरिएबल जो है वो है x, और ये जो बहुपद है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब कि ये बहुपद है 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपको p ऑफ 0, p ऑफ 3 और p ऑफ -2 का मान ज्ञात करना है। तो p ऑफ x ये है, तो p ऑफ 0 लिखने के लिए हम इस x की जगह पर 0 लिख रहे हैं। तो यही काम हम राइट हैंड साइड में भी करेंगे, जहां पर भी x है वहां पर हम 0 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4x का मतलब होता है 4 गुना x, और x का मान हम यहाँ पर रख रहे हैं 0, तो ये होगा 4 गुना 0 प्लस 2x स्क्वायर, मतलब 2 गुना 0 की घात 2। ठीक है, तो इसका मान होगा 5 ऋण 0 प्लस 0, क्योंकि किसी भी संख्या को जब हम 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। तो 0 का वर्ग भी 0 होगा, और उस 0 से जब हम 2 को गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर भी 0 मिलेगा। मतलब p ऑफ 0 का मान हुआ 5। हम यहाँ पर लिख लेते हैं p ऑफ 0 का मान हमें मिला 5। और अब हमें p ऑफ 3 का मान ज्ञात करना है, तो वही करेंगे हम, सभी x की जगह पर 3 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, और अभी हम यहाँ पर बॉडमास लगा देंगे। तो ये होगा 5 ऋण 4 या 12। बॉडमास लगाने से हमें गुणन की प्रक्रिया जो है पहले करनी पड़ेगी, और उसके भी पहले हमें पावर ऑफ की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो 3 तिया 9 होता है, और 9 दूनी 18 होता है। तो ये बराबर हो गया 18 और 5 23 ऋण 12, मतलब कि 11 के बराबर। और अभी हमें p ऑफ -2 का मान पता करना है, तो वही करेंगे हम, सभी पर x की जगह पर हम -2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 4 गुना -2 प्लस 2 गुना -2 का वर्ग। और अभी हम यहाँ पर बॉडमास लगाएंगे, तो ये जो गुणन की प्रक्रिया जो है ये पहले हल होगी, और यहाँ पर पहले -2 जो है उसे पहले हल करना होगा, और फिर उसके बाद हम उसे 2 से गुणा करेंगे। तो ये 5 ऐसे ही रहेगा, -2 गुना -4 हो जाएगा प्लस 8, 4 दूनी 8 होता है, और -2 का वर्ग हम करेंगे तो -2 गुना -2 आपको देगा +4, और फिर से आपको यहाँ पर 4 दूनी 8 मिल जाएगा। तो इसका मान होगा 8 और 8 16 और 5 21। और यदि हम दूसरा प्रश्न ले जिसमें हमें दिया हुआ है p ऑफ y, ये बराबर है 4 प्लस 3y माइनस y स्क्वायर प्लस 5y क्यूब। और पहले हम निकालेंगे p ऑफ 0, तो जहां पर भी y है वो सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो आप सीधे सीधे एक्चुअली लिख सकते हैं इसका मान 4 होगा। फिर भी अगर आप देखें तो इसे आप लिख सकते हैं 3 गुना 0 माइनस 0 की घात 2 प्लस 5 गुना 0 की घात 3। तो ये यहाँ से 4 मिलेगा, और उसके बाद प्लस 3 गुना 0 होता है 0, ऋण 0 का वर्ग होगा फिर से एक 0, और फिर ये प्लस, और 5 गुना 0 की घात 3 आपको फिर से 0 देगी, और उसे जब आप 5 से गुणा करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। मतलब कि ये बराबर होगा 4 के। और नेक्स्ट में हमें p ऑफ 2, इस फंक्शन का, इस पॉलिनोमियल का मान ज्ञात करना है जबकि y की वैल्यू जो है वो 2 है। तो 4 ऐसे ही आया, 3 गुना y मतलब 3 गुना 2, y स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 5 गुना y क्यूब मतलब 5 गुना 2 की घात 3। तो ये बराबर हो जाएगा 4 धन 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 ऋण 4 प्लस 2 की घात 3 होता है 8, और 8 गुना 5 होता है 40। तो यहाँ पर इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और आपको इसका मान मिल जाएगा 46। और अब आपको ज्ञात करना है p ऑफ -1 का मान। तो y की जगह पे आप -1 रख देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना -1, और फिर ये हो जाएगा -1 की घात 2, और यहाँ पर हो जाएगा -1 की घात 3। और इसे फिर हम हल करेंगे तो ये 4 ऐसे ही आ जाएगा, 3 गुना -1 हो जाएगा -3, 3 एकम 3, और चिन्ह होगा माइनस, और फिर यहाँ पर है -1 स्क्वायर, -1 गुना -1। जब भी कोई संख्या नेगेटिव हो और अगर उसकी घात एक सम संख्या हो तो रिजल्ट हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो -1 गुना -1 होगा +1, और यदि कोई संख्या नेगेटिव हो और उसकी घात एक
ऑड नंबर हो, जैसे कि यहाँ पर है -1⁻³ तो हमेशा ही रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। ये माइनस गुना ये माइनस आपको देगा प्लस, और ये प्लस गुना ये माइनस आपको देगा माइनस। तो ये हुआ -3 और ये हुआ -1 और ये हुआ -5। तो 3 और 1 4 होता है, सो ये हुआ -4 +4, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ से आपको मिलेगा -5। और अगले प्रश्न में आपके फंक्शन का नाम है f(t), ये बराबर है 4t² -3t + 6, और इसका हमें मान ज्ञात करना है 0 वैल्यू के लिए, t का वैल्यू 0 के लिए, t की वैल्यू 4 के लिए और t की वैल्यू -5 के लिए। तो जब हम f(0) पता करते हैं तो हम इन सभी t की जगह पे 0 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 गुना 0 की घात 2 ऋण 3 गुना 0 + 6। तो पहले दो टर्म्स 0 मिलेंगे और आखिरी टर्म है हमारा +6, तो इसका उत्तर होगा 6। और अभी f(4) निकालने के लिए हम यहाँ पर t की जगह पे सभी जगह पर 4 रख देंगे। तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये हो जाएगा 64 -4 तिया 12 + 6। तो 64 + 6 हो जाता है 70 -12, ये बराबर हो जाएगा 58 के। और अब हमें f(-5) का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम t की जगह पर सभी जगह पर -5 रख देंगे। तो f(-5) का मान हो जाएगा -5 का स्क्वायर होगा +25, 25 × 4 हुआ 100 -5 × -3 होगा +15, तो ये होगा +15 और ये हुआ +6। 15 + 6 हुआ 21 + 100 हुआ 121। और अगले प्रश्न में हमारे पास जो फंक्शन है वो है px, और ये बराबर है x³ + x² -9x -9 के। और यहाँ पर हमें p(0) पता करना है। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं p(0) बराबर होगा -9 के, क्योंकि यहाँ पर सभी जगह x उपस्थित है। तो जहां पर भी x है, x का मान 0 डालने से वो सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी और बाकी हमारे पास बचेगा -9। तो p(0) हुआ -9। और अभी अगर हमें p(3) पता करना है तो यहाँ पर सभी जगह x की जगह पर 3 लिख के हमें इसे कैलकुलेट करना होगा। तो ये हो जाएगा 3³ + 3² -9 × 3 -9। तो ये बराबर होगा 3 का क्यूब होता है 27 + 3 का स्क्वायर होता है 9 -9 × 3 देगा 27, और फिर यहाँ है हमारे पास -9। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये +27 से ये -27 कैंसिल हो जाएगा, ये +9 से ये -9 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 0। तो हम बात करने वाले थे बहुपद के शून्य की। तो x या वेरिएबल का ऐसा मान जिसके लिए उस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, वो बहुपद का शून्य कहलाता है। तो इस बहुपद का शून्यक हुआ 3 +3 जो है इस बहुपद का शून्यक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं p(3) बराबर है 0 के, और इसीलिए इस बहुपद का शून्यक 3 है। ठीक है, तो क्या किसी भी बहुपद का एक ही शून्यक हो सकता है? नहीं, पॉसिबल है कि x के किसी दूसरे मान के लिए भी इस बहुपद का मान 0 हो सकता है। ठीक है, तो इस वेरिएबल या चर के ऐसे सारे मान जिनके लिए इस बहुपद या पॉलिनोमियल का मान 0 है, वो सभी के सभी इस पॉलिनोमियल के शून्यक कहलाएंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं यहाँ पर p(-3) की। तो यदि हम p(-3) की बात करें तो सब सारे 3 के आगे हम यहीं पर माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, और अभी हम इसे हल कर लेंगे। हम जब इसे हल करने जाते हैं तो -3 का क्यूब जो है वो 3 के क्यूब के बराबर ही होगा, तो 27 होगा, लेकिन उसका चिन्ह जो है वो नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक संख्या की घात विषम संख्या है। -3² जो है वो 3 का स्क्वायर ही होगा और चिन्ह जो है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर -3 की घात 2 है और 2 एक सम संख्या है। तो ये हो जाएगा +3 3 9, और यहाँ पर -9 को -3 के साथ जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा +27, और फिर हमारे पास यहाँ पर -9 है। और अभी फिर से हम देखते हैं तो इस -27 से ये +27 कैंसिल हो जाता है और इस +9 से ये -9 कैंसिल हो जाता है।
मतलब कि x इक्वल टू -3 के लिए भी इस पॉलिनोमियल का मान जो है वो शून्य ही होता है। मतलब हमें इस पॉलिनोमियल का एक और शून्य मिल गया जो कि है -3। अगले में हमें इस पॉलिनोमियल का मान निकालना है x इक्वल टू -1 के लिए। तो हम यहाँ पर सभी जगह -1 लिख देते हैं। तो इसका मान हो जाएगा -1 टू द पावर 3 मतलब कि -1 प्लस -1 टू द पावर 2 मतलब +1 -1 मल्टीप्लाइड बाय 9 तो ये हुआ +9 और फिर यहाँ पर हमारे पास है -9 और इसे भी जब हम हल करने जाएंगे तो -1 से ये +1 कैंसिल हो जाएगा और +9 से ये -9 कैंसिल हो जाएगा और फिर से इस पॉलिनोमियल का मान जो है वो शून्य आया। मतलब इसका एक और शून्य हमें मिल गया है जो कि है -1 या आप कह सकते हैं p ऑफ -1 बराबर है शून्य के। तो इस पॉलिनोमियल के आपको 3 शून्य मिले हैं, एक है 3, एक है -3 और एक है -1। ठीक है, तो हमने सीख लिया कि शून्य क्या होते हैं। अभी हम उस पर आधारित एक प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है f(x) बराबर है 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b के और हमें दिया हुआ है f(2) बराबर है 0 के और f(0) भी बराबर है 0 के। मतलब इस एक्सप्रेशन के 2 शून्यक हैं। यदि हम चर का मान 2 रख दें यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में तो भी हमें इसका मान 0 मिलता है और 0 रख दें तब भी हमें इसका मान 0 ही मिलता है। तो हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है f(x) बराबर है 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b के। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 1, 2, 3 टर्म्स में x उपस्थित है। तो यदि हम x का मान 0 रख दें तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी तो हमें b का मान मिल जाएगा। हमें दिया हुआ है f(0) बराबर है 0 के। ठीक है, और ये बराबर है 2 गुना 0 की घात 3 ऋण 5 गुना 0 की घात 2 प्लस a गुना 0 प्लस b के। ये कैसे मिला हमें? हमने इस x की जगह पर सभी जगह 0 रख दिया क्योंकि हम f(0) के मान की बात कर रहे हैं। f(0) का मान 0 है वो हमें यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 0 बराबर है ये टर्म 0 हो जाएगी माइनस ये टर्म 0 हो जाएगी और a गुना 0 भी आपको 0 देगा और यहाँ से आपके पास बचेगा प्लस b या आप कह सकते हैं b का मान 0 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको b का मान कितना मिल गया? b का मान आपको मिल गया 0 और अभी हम इस एक्सप्रेशन के दूसरे शून्य का इस्तेमाल करेंगे और इस b के मान का भी इस्तेमाल करेंगे और दोनों का इस्तेमाल करने से हमें a का मान मिल जाएगा। तो हमें पता है कि f(2) भी 0 है। मतलब यदि हम x के स्थान पर सभी जगह 2 रख दें तब भी हमें 0 ही मिलता है। तो हमने यहाँ सभी जगह x के स्थान पर 2 रख दिया और इस b के जगह पर अभी हम ये 0 रख देंगे क्योंकि हमें b का मान मिल चुका है। तो यहाँ पर भी हमने b का मान रख दिया जो कि है 0। ठीक है, अभी यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये 0 बराबर है 2 की घात 3 मतलब 8 गुना 2 16 ऋण 2 दूनी 4 गुना 5 20 प्लस a गुना 2 या 2a प्लस 0। किसी भी संख्या में यदि हम 0 को जोड़ें या घटाएं तो उस संख्या का मान नहीं बदलता है तो हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमें मिला 0 बराबर है 16 माइनस 20 होता है -4 प्लस 2a के या आप कह सकते हैं 2a बराबर है 4 के या आप कह सकते हैं a बराबर है 4 डिवाइडेड बाय 2 या 2 के। तो यहाँ से आपको a का मान मिल गया 2। तो इस प्रकार से यदि आपको कुछ यहाँ पर वेरिएबल्स दिए हैं जिनका मान आपको ज्ञात करना है और आपको शून्यक इस प्रकार से दिए हुए हैं तो आप उन शून्यकों का इस्तेमाल करके दिए हुए वेरिएबल्स का या चर संख्याओं का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी बहुपद का मान किसी दी हुई वैल्यू के लिए कैसे निकाला जाता है और साथ ही साथ हमने देखा कि किसी बहुपद का शून्यक क्या होता है वो भी हमने सीखा और शून्यक का इस्तेमाल करके हम कुछ और प्रश्न भी हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही और अगले वीडियो में हम बात करेंगे शेषफल प्रमेय की और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो भी मैथ स्मार्ट हिंदी देखें और तब तक के लिए